गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपका 4th चैप्टर है, यानी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर। इसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। तो हर एक बच्चा अपना काम कंप्लीट रखे। कल मैंने आपसे कहा था कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे पास पर्सनली फोन कर ले, वो साउंड से रिलेटेड हो या देखने से रिलेटेड हो या समझ में नहीं आता हो किसी भी तरीके से, तो मेरे पास जरूर कॉल कर ले। कल नहीं तो आज कर ले। ये जो काम हो रहा है ये रिपीट नहीं करवाया जाएगा स्कूल में। सही क्लासेस कल से स्टार्ट हो, स्कूल वाली आपका काम शुरू हो रहा है, रेगुलर आपकी क्लास मिल रही है आपको। तो कोई बच्चा ये सोच रहा होगा बैठा कि सर तो दोबारा करवाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो अपना रेगुलर काम तैयार रखिए। तो पिछला जो आपका चैप्टर था उसमें आपने पोटेंशियल पढ़ा, गोस थ्योरम पढ़ी, और गोस थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था कि दो आपकी प्लेन शीट हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो होती है सिग्मा बाई साइन। लेफ्ट में भी 0 दोनों से और राइट में भी 0, ये हमने कल पढ़ लिया। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मेन टॉपिक है कैपेसिटेंस, लेकिन उससे पहले कुछ एक छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो टॉपिक दे रखा है आपकी बुक में वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इंट्रोडक्शन। सबको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं, यानी जिनके अंदर से चार्ज फ्लो हो सकता हो। जिनके अंदर चार्ज फ्लो होने का मीनिंग क्या है जी? करंट फ्लो कर सकता हो, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एग्जांपल क्या क्या है? जैसे कि आपका सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर सबसे, कॉपर है, ठीक है, एल्युमिनियम है, तो ये सब क्या है आपके कंडक्टर है। कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कंडक्टर से रिलेटेड या जो आपने अब तक पढ़ लिए, वो मैं दिखाता हूं आपके बुक में, चैप्टर में स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, पर आप देख लेना। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। भाई होलो कंडक्टर है आपका, अगर आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या होगी? जीरो। कैसे देखो आप? भाई मान लिया ये आपकी स्लैब है, कोई मेटल की स्लैब है, कंडक्टर है, आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। E नोट है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बीच में क्या रखते हैं? मेटल की प्लेट। क्लियर? क्या है इसके अंदर? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज हो जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो तो आ जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव की तरफ क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। ये चार्ज पोलराइज हो गया, क्या पोल बन गए, माइनस इधर आ गया प्लस। इन स्टार्टिंग में बात कही थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। ये पॉजिटिव पोल था, इसकी तरफ क्या आ गए? नेगेटिव, अनलाइक, अट्रैक्ट कर लिए इसने, क्या अट्रैक्ट कर लिया। आपके बात समझ आई कि नहीं? तो इस तरह से ये जो पोलराइज चार्ज मिल गया आपको, पहले कहां था चार्ज? इस मेटल की स्लैब में ही था। कहां था? इस मेटल की स्लैब। लेकिन अब ये इलेक्ट्रीफाई होगी, आपका चार्ज अलग अलग हो गया, इसको पोलराइजेशन होना बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगी? जी इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है कि प्लस से माइनस होती है, जैसे ये करी थी, तो प्लस इधर है, माइनस इधर, इसको क्या बोल दे? ईपी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल दिया? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख पा रहे हो कि दोनों अपोजिट है, अप्लाइड और पोलराइज्ड अपोजिट है, और ये चार्ज जब तक पोलराइज होता रहेगा जब तक E नोट किसके बराबर नहीं हो जाएगा? EP के।
अब आप एक बात बताओ, जितना आपका ई नोट इधर उतनी पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। भाई ई नोट माइनस ईपी करेंगे क्या आ जाएगा? तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? जीरो। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इस तरह से होती है, चार्ज पोलराइज हो जाता है और पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है? अपोजिट। और अपोजिट की वजह से क्या हो जाती है? दोनों कैंसिल। तो इस लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। ठीक है, अगला पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनी पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट तो ये होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपका होलो कंडक्टर है तो चार्ज कहां होगा? उसके सरफेस पे। और मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि भाई होलो नहीं हो, ये सॉलिड ही हो, मान लिया क्या हो? सॉलिड हो ये, तो भी आपका चार्ज कहां रहेगा? इसके सरफेस पे। कहां रहने वाला? इसके सरफेस पे। चार्ज शिफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मेरी बात आप समझ गए? यानी हमारे पास लोहे का सॉलिड आपका वो है स्फीयर, जैसे वो गोला नहीं है लोहे का, वो है। अगर आप उसके इंटीरियर में भी चार्ज डाल दोगे ना अंदर, तो चार्ज अंदर नहीं रुकेगा, कहां जाएगा? उसके सरफेस पे। कभी भी चार्ज अंदर नहीं रुकेगा, चार्ज कहां रहता है? ओनली सरफेस। क्लियर? तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के नॉर्मल होगी। पता ही है जी, तो बताने की जरूरत क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेक्स्ट चार्ज रखूंगा तो ये प्लस से इसके सरफेस पे इधर जाएगा, तो नॉर्मल होगी, कहीं पे भी रख लो। अगला पॉइंट पोटेंशियल का, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो आपके पास मान लिया स्फीयर है, मैं कहता हूं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? आपको प्रोफेसर अभी बताया जीरो है। और पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। तो कितना होता है पोटेंशियल? पोटेंशियल V होता है कांस्टेंट। अगर इस स्फीयर की बात करें तो पूरे के अंदर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। और कितना है कोई पूछे तो मैं कहता हूं जी क्यू चार्ज है मान इसके सरफेस पे, तो पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। ये था पोटेंशियल का फार्मूला, बोल तो नहीं गए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस, ये पोटेंशियल का आपका फार्मूला था। तो क्या समझ में आया कि पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, पूरे अंदर पोटेंशियल क्या? कांस्टेंट। और कितनी वैल्यू है? जितनी सरफेस के ऊपर है उतनी ही वैल्यू आपके पोटेंशियल की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल नॉन इक्वल टू जीरो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रखी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आप पढ़ चुके हो। तो कुछ छोटे-छोटे पॉइंट है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। Very important है भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। It is ability of conductor to store electric charge. To store electric charge. नाम इसका सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटी यानी कि क्षमता। जैसे अपना क्लासरूम है तो इसमें कितने बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है? इसमें 40
40 आ सकते हैं या 50 आ सकते हैं, 60 आ सकते हैं, हाउ मच, ठीक है, कितने बैठने की जगह है उसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ रूम। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, दिस इज सेम थिंग, but difference is that there are student and there are charge, ठीक है। तो किसी कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, उसके ऊपर आ सकता है, बैठ सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कैपेसिटेंस या उसकी कैपेसिटी। बड़ा सिंपल है, तो किसी कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, आ सकता है, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब जो आपकी कैपेसिटी है वो चार्ज को स्टोर करने की क्षमता है, Q is proportional to V, ठीक है भाई, कितना चार्ज आएगा किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे। ये कैसे लिखेंगे सर, आपको क्या पता चला, ये पता चल रहा है, आपको भी पता है, मेरे को नहीं, लेकिन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है आप बताओ मेरे को। भाई मेरे पास ये स्फीयर है, इसके सेंटर के साथ रखा है, क्यों इसका रेडियस है r, तो यहाँ P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा इसके सरफेस पे, आप कहोगे सर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो चार्ज और डिवाइड बाय डिस्टेंस, कितना पोटेंशियल होगा। अब एक बात बताओ आप, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या हो गया Q और V, तो मैं ये लिख सकता हूं ना Q इज प्रोपोर्शनल टू V, भाई जितना चार्ज ज्यादा हो उतना ही पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा, बाकी तो सारी चीजें क्या हैं, ये तो कांस्टेंट हो गई। आपके बात समझ में आ गई कि नहीं का, तो आपने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ रखा था, मैंने उसको ही लिखा है Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और आपको पता है कि जैसे जैसे जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू CV, C इज द, ये बात आपके समझ में आई नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाओगे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, तो दिस इज प्रोपोर्शनल, आप ऐसा करते हैं तो प्रोपोर्शनल क्या लिखा गया कांस्टेंट C, हर जगह आता है, C को हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर C इज constant of proportionality और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्या इक्वल टू क्या आ गया CV। एक बात तो आपको बता देता हूं, इस पूरे चैप्टर में इसमें मान लिया 30 टॉपिक है, तो 30 के 30 टॉपिक को मैं फार्मूला यूज करूंगा, क्या इक्वल टू CV। ये आपको एडवाइस दी जाती है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कैसे आया और इसको याद कर लें। और अगली बात मैं बताऊं कि ना सिर्फ इस चैप्टर में, पूरे सिलेबस में ये फार्मूला बार-बार यूज होने वाला है, क्या इक्वल टू CV, ठीक है, हर यूनिट में यूज होना है इसको, बड़ा सिंपल है, छोटा फार्मूला क्या इसको करना, ठीक है। चलो, तो अब हम अगर कैपेसिटी को डिफाइन करना चाहें तो इस फार्मूले से ही होगी, बोलो क्या होगा कैपेसिटी को डिफाइन करोगे, भाई C को एक तरफ कर लो जी, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये होगा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, V इधर जाएंगे, हो गया डिफाइन। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू क्या है ये, रेशियो इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ इसका चार्ज टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को C हमने बता दिया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू, किससे रेशियो टू रेज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, तो किसी कंडक्टर को कितना चार्ज देते हो, कितना उसका पोटेंशियल ग्रो कर रहा है, रेज कर रहा है, उसके रेशियो क्या होते हैं, कैपेसिटी। यूनिट लिख देते हैं यहीं पे, भाई चार्ज भी क्या है कूलम और पोटेंशियल की वोल्ट, तो क्या हो गया कूलम पर वोल्ट, दिस इज कूलम
और वोल्ट, और इसका नाम है फैराड, F-A-R-A-D, F-A-R-A-D, फैराड। फैराड क्या है आपकी यूनिट है इसकी कैपेसिटी, ठीक है जी। तो कैपेसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, एक डेफिनेशन तो ये होगी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, दूसरी डेफिनेशन आपकी ये होगी, आपका फार्मूला हो गया ये, यूनिट होगी, डायमेंशन फार्मूला निकाल दोगे भाई, भाई सी का निकालना है तो चार्ज का तो ऊपर हो गया एटी, चार्ज का 80 और नीचे पोटेंशियल का चार्ज में 80 कैसे आया भाई, करंट I क्या होता है Q by T, तो चार्ज निकालोगे T या मल्टीप्लाई में I into T is equal to Q, इसका तो एम्पियर और T का टाइम क्या होगा, क्या आ गया 80। पोटेंशियल क्या था बोल तो नहीं गए, वर्क डन बाय चार्ज, तो ये चार्ज ऊपर चला जाएगा, चार्ज है और 80, तो ये हो गया आपका दिस इज C is equal to A square T square बटे वर्क डन फोर्स लो डिस्प्लेसमेंट M1 L2 और T minus 2, इसको देख लेना आप क्या बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा भाई देखो M की तो -1, L की -2 और A की 2 और T की -2, ये रहा वैसे फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला ये आप याद रखने वाले, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपने 1 फैराड को डिफाइन करना है, क्या करना आपने 1 फैराड को डिफाइन करना है, तो कैसे करोगे, क्या हो इक्वल टू सी लिखा है, यहां से सी हमने लिखा, कैपेसिटी यूनिट क्या है फैराड। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी, आप आंसर लिखोगे SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज द फैराड, क्लियर है, या पूछ ले व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, आप आंसर होगा दिस इज फैराड, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता है क्वेश्चन को कि डिफाइन SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी, तो आप फैराड लिखोगे, ठीक नहीं होगा, डिफाइन SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी, या वो ये पूछ रहा है आपसे कि जो SI यूनिट होती है फैराड, उसको आप डिफाइन करो कितना होता है 1 फैराड, तो कहां से निकलेगा, कैसे करते हैं आपको तो पता है डिफाइन करना, Q is equal to CV, तो C हो गया Q by V। अब जब डिफाइन करना होता है वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 1, तो चार्ज कितना ले लें 1 कूलम, पोटेंशियल कितना ले लें 1 वोल्ट, क्या बनेगा बताओ, C is equal to 1 divided by 1, 1 by 1 1 ही होता है, दिस इज 1, और कैपेसिटी है तो क्या फैराड, ये क्या आ गया, बस हमने पहले सिखाई थी आपको ये डेफिनेशन बनानी, क्या लिखो डेफिनेशन, कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 फैराड, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 फैराड व्हेन, अब आ रही है, व्हेन 1 कूलम चार्ज गिवन टू कंडक्टर राइज इट्स पोटेंशियल टू 1 वोल्ट। ये मान लिया मेरे पास ये कंडक्टर है, मेरे पास ये कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी 1 फैराड कब होगी, जब मैं इसको 1 कूलम चार्ज दे दूं और इसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए 1 वोल्ट बढ़ जाए, ये मेरे पास कंडक्टर है, अगर मैं इसको 1 कूलम चार्ज दे दूं और इसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 फैराड, यहां से आगे ना जैसे आपने डिफाइन करनी सीखी थी उसी तरह से हमने इसको निकाला है, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 फैराड। अब फैराड है जो बड़ी यूनिट है कैपेसिटी की, इसलिए हम छोटी यूनिट यूज करेंगे, जैसे 1 माइक्रो फैराड 10 टू पावर माइनस 6 फैराड, माइक्रो यानी 10 की पावर 6 होता है, ठीक है ना, और 1 नैनो फैराड 10 टू पावर माइनस 9, नैनो का मीनिंग 9, और 1 पिको फैराड 10 टू पावर माइनस 12 होता है, पता है आपको, माइक्रो मीनिंग 10 टू पावर माइनस 6, नैनो का मीनिंग 10 टू पावर माइनस 9 और पिको 10 टू पावर माइनस 12। तो ये आपका कैपेसिटी के बारे में जो भी चीजें थी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। क्या निकालना है आपने? सर कैपेसिटी निकालनी है किसकी? आइसोलेटेड स्फीयर। तो पहले तो स्फीयर मान लो, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O। स्फीयर है जिसका सेंटर O है और रेडियस कितना है r। let q is the total charge on the surface। let q is total charge on the surface, this is uniformly distributed। आपने क्या निकालनी है स्फीयर की? कैपेसिटी। भाई जब भी कैपेसिटी का नाम आया आपने क्या याद आएगा? q is equal to cv। बोलो मेरे साथ, q is equal to cv। तो आपने c निकालना है, तो c हो गया यहां से q डिवाइड बाय v। ये रामबाण फार्मूला आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए q is equal to c हर टॉपिक में यूज होने वाला है। तो q is equal to cv कैपेसिटी निकालने के लिए होगा q by v। अब चार्ज तो कितना है भाई? स्मॉल q मान लेगा तो क्यों मान लो आप इसको। पोटेंशियल और पता चल जाए तो सर यहां रेडियल कैपेसिटी आ जाएगी। तो क्या आपको पोटेंशियल नहीं पता है? पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज कैपिटल क्या हुआ तो कैपिटल क्या लिख दो डिवाइड बाय डिस्टेंस। यही होता है ना। तो पोटेंशियल ये हो गया, पता है स्पीड की वजह से। तो रखो c चार्ज की वैल्यू क्या बटे पोटेंशियल क्या हो, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या उसे क्या वो कैंसिल। कैपेसिटी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लो जी आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी निकाल दी। बोलो इतना सिंपल है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, किसी बच्चे को पोटेंशियल का ही नहीं पता, जिस बच्चे ने थर्ड चैप्टर नहीं किया क्या वो कर देगा इसको? तो पोटेंशियल का ही नहीं पता क्या फार्मूला होता है, कैसे आता है, तो कहां से पुट कर देगा। तो इसलिए कहता हूं कि साथ साथ काम करोगे तो ही समझ में आएगा। तो कैपेसिटी देखो ये तो कांस्टेंट है। कैपेसिटी किसके पास कांस्टेंट होगी? रेडियस की, और होनी भी है। आप ज्यादा डीप में मत सोचो, थोड़ा लाइट सोचो, ठीक है? थोड़ा स्ट्रेस मत लो। देखिए कैपेसिटी का मीनिंग क्या है? सर कैपेसिटी में ये है कि किसी कंडक्टर पे कितना चार्ज स्टोर आ सकता है, यानी मैक्सिमम चार्ज को कितना ले सकता है, उस पे रखा जा सकता है, उसमें आ सकता है, उस मैक्सिमम चार्ज क्या होगी? उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। तो जी रेडियस पे तो डिपेंड करना ही था। अगर रेडियस ज्यादा है तो इसका भी स्फीयर बड़ा है, उस पे चार्ज ज्यादा आ सकता है। अगर रेडियस कम है तो कम चार्ज आएगा। दैट इज इक्वल टू r। ठीक है? अब देखो ये आपको याद करना है फार्मूला। कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकालना चाहिए। अर्थ एक स्फीयर आपको पता है, और रेडियस कितना है अर्थ का? यानी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 64 * 10⁻⁶ मीटर इतना है। क्लियर है? क्या हम अर्थ की कैपेसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल देंगे। नीचे किसी की भी निकलवा लो हमसे, कोई फार्मूला रहेगा, बस आप रेडियस बताओ एक बार और हम कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो अर्थ की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? देखो अर्थ की कैपेसिटी c 4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती थी तो वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन आता था और आप लेते थे 9 × 10⁹ ऐसा ही था ना। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट है तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 1 में आएगी, इसमें आ जाएगी 1 तो दिस इज 1 डिवाइड बाय 9 × 10⁻⁹। ये बात आपको समझ में आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू ये लिखते थे। तो अब तो सीधा 4 पाई एप्सिलॉन है तो ये उधर चला गया। अब ये ठीक है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 9 और रेडियस अर्थ का रेडियस ये है भाई। अर्थ की कैपेसिटी निकाल रहे हैं 6.4 × 10⁻⁶। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगी 711 माइक्रोफैराड।
यानी अर्थ की कैपेसिटी कितनी है 711 माइक्रोफार्ड। तो इतना बड़ा कंडक्टर है अर्थ को आप कितना भी चार्ज दे सकते हो, है ना। अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है, तो अर्थ ही नहीं करता है ग्राउंडिंग, कि शॉर्ट सर्किट और चार्ज ना कर रहे हैं। तो इतना बड़ा स्फीयर है, उसका कैपेसिटी किसमें है माइक्रोफार्ड में, 10⁻⁶ में। इसका मीनिंग ये हुआ कि फराड बहुत ही बड़ी यूनिट है कैपेसिटी। फराड जो है वो कैपेसिटी की क्या है, बहुत ही बड़ी यूनिट है। तो हम माइक्रो, नैनो, पिको इस तरह से हम यूज करेंगे। आपकी बात समझ में आई। मैं कहूं ये जी 1 फराड करनी है मैंने कैपेसिटी, तो कितना बड़ा आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो c की जगह रख देंगे 1 और यहां r की वैल्यू निकाल लोगे ना, क्लियर है। तो ये था आपका कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर क्या होता है, अलग से, यानी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आइसोलेटेड स्फीयर क्या है। आइसोलेटेड स्फीयर का मीनिंग ना तो स्फीयर चार्ज बाहर जा सकता है, लीक कर सकता, और ना उसमें अंदर आ सकता, अलग से उसका चार्ज क्या है कांस्टेंट। तो क्या इज इक्वल टू cv। हमने ये नया फार्मूला कैपेसिटी वाले में पढ़ा है। देखो आपके फंडा समझ में आ गया। क्या कर रहे हैं सर, हम हर एक चैप्टर में एक नया फार्मूला लेते हैं, उसको सीखते हैं, समझते हैं, डेफिनेशन, डायमेंशन फार्मूला, फिर उस फार्मूले का क्या करते हैं यूज, बार-बार क्या करते हैं यूज। फिर अगला चैप्टर में अगला टॉपिक और नया फार्मूला। जैसे फर्स्ट जो चैप्टर था आपने उसमें पढ़ा कूलम्ब्स लॉ। अभी तो हम रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर था उसमें कूलम्ब्स लॉ, ये फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हुआ क्या हुआ भाई r। दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बटे में चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज बाई डिस्टेंस। फिर आपने क्या पढ़ा तीसरे में पोटेंशियल वर्क डन बटे चार्ज, जिसका फार्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज बाई डिस्टेंस। अब क्या पढ़ लिया इसमें, फिर एक पढ़ा था गॉस थ्योरम, phi E dot ds is q by epsilon। अब क्या पढ़ लिया q is equal to cv। एक और फार्मूला क्या है इसमें, कैपेसिटी इज 4 pi epsilon r। इस तरह से आप है ना अपनी कॉपी में जो आगे जगह छोड़ रखी है 2-3 पेज है, नहीं छोड़ रखी तो और कहीं, सारे फार्मूले आप लिखते जाओ, बार-बार यूज होने से याद हो रहे हैं। याद होने के बावजूद भी आप लिखो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, उसके फार्मूले लिखिए, फर्स्ट यूनिट का सेकंड, उसके फार्मूले सारे आपके टिप्स पे रहेंगे। तो इनके हमने न्यूमेरिकल भी करना है, तो स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो रिवीजन में हमें न्यूमेरिकल भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका कल का होगा टॉपिक, आप इतना प्रिपेयर करो। जो आपके आसपास के स्टूडेंट हैं जिनकी ऐप नहीं चल रही है, कोई किसी तरह की दिक्कत आ रही है, उनकी मदद करो और उनका काम स्टार्ट करवाओ। अभी तक नहीं किया, लेकिन काम हो पाएगा तब जब आप पहले लेक्चर से देखने लगोगे, ठीक है। और हर रोज का काम हर रोज करोगे तो फिजिक्स लगेगी बहुत ही सिंपल, और नहीं तो लगेगी बहुत ही